जिसमें से असामाजिक तत्वों ने अचानक निर्दोष और जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे उन पर बिना कारण हमला किया। इसमें प्रशासन का ज्यादा दोष है। प्रशासन फेल्योर रहा। बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ हुजूम, पत्थरबाजी करती हुई भीड़, एक दूसरे पर हमला करने को उतारू लोग, लाठीचार्ज और सांप्रदायिक तनाव। मुहर्रम के मौके पर देश के कई हिस्सों में यही दृश्य देखे गए। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हर जगह का हाल देंगे। जानेंगे अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक जुलूस के दौरान हिंसा क्यों हुई, क्या कानून व्यवस्था की विफलता ही एक वजह है या पर्दे के पीछे से कुछ हुआ, अब क्या हालात हैं और आगे के लिए क्या सबक दिए गए हैं। शो में बात चीन के प्रोपेगेंडा की भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक चाल चली थी, जिसका खुलासा एक विदेशी रिपोर्ट में हुआ है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चीन के बाद बात अपने दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बातों बातों में बड़ी बात मान ली, यानी आतंकवाद की सबसे बड़ी शरण स्थली है पाकिस्तान, ये स्वीकार कर लिया। यही बात तहव्वुर राणा ने भी कही है। पाकिस्तान के एक और साथी तुर्की को पड़े झटके का जिक्र भी हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bector's Fire and New India Assurance. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight. सबसे पहले बात मुहर्रम की करते हैं। मुहर्रम एक पवित्र मौका जिसमें लोग हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, गम मनाते हैं, दुआ करते हैं, अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, ताज़िए और जुलूस निकालते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में इस मौके पर हिंसक घटनाएं देखी गईं। पत्थरबाजी, आगजनी और झड़पें, पुलिसी एक्शन भी हुआ। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा इतिहास मुहर्रम का जान लेते हैं। मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना है और इसका सबसे बड़ा दिन है आशुरा, जो 10वें दिन होता है। ये दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है, जो पैगंबर मोहम्मद के छोटे नवासे थे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर आया था, सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ। उसके बाद 4 खलीफा आए। खलीफा मतलब इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद के कामकाज को आगे बढ़ाने वाला शख्स। ये 4 खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ऐसा सुन्नी समुदाय के लोगों का मानना है। शिया समुदाय के लोग क्या मानते हैं? उनके मुताबिक हज़रत अली को पहला इमाम माना जाता है। हज़रत अली के बड़े बेटे थे इमाम हसन, जो दूसरे इमाम बने। हसन एक अमन चैन चाहने वाले न्यायप्रिय लीडर माने गए, जो सौहार्द और एकता को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उनके सामने थे मुआविया, एक शक्तिशाली गवर्नर जो उमैयद ख़ानदान से था और सीरिया से अपना प्रभाव बनाए हुए था। मुआविया ने हज़रत हसन के ख़िलाफ़ बगावत की क्योंकि वो खुद बादशाहत चाहता था। हज़रत हसन ने जंग से बचने के लिए एक समझौता किया, अपनी खिलाफत मुआविया को दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि मुआविया के बाद खिलाफत किसी और को मिलेगी और वो इस्लाम के उसूलों पर चलेगा। ये समझौता एक बड़ा कदम था क्योंकि हसन ने खून खराबा रोका, लेकिन यहीं से यजीद की कहानी शुरू होती है। मुआविया ने अपने वादे के खिलाफ अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सन 680 में जब मुआविया का इंतकाल हुआ, यजीद नया शासक बन गया। लोगों से जुल्म और कहर की शिकायतें आने लगी। यजीद को जालिम शासक कहा जाने लगा। यजीद का शासन इस्लाम के उसूलों के विरोध में देखा जाने लगा और यहीं से शुरू हुई हज़रत इमाम हुसैन की लड़ाई। इमाम हुसैन हज़रत अली और पैगंबर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा के छोटे बेटे थे और हसन के छोटे भाई। उनकी नज़र में भी सब कुछ था। यजीद के शासन से परेशान लोग उन्हें ख़त लिख रहे थे कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, यजीद के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। इमाम हुसैन ने जाना तय किया, लेकिन उन्हें पता था कि रास्ता आसान नहीं होने वाला है। वो अपने परिवार और कुछ वफ़ादारों के साथ मदीना से कूफा के लिए निकले। कूफा आज के इराक में है। इमाम हुसैन और उनके साथियों को करबला के मैदान में रोक लिया गया। मुहर्रम के महीने के 10वें दिन जंग हुई। इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 लोग थे। दूसरी तरफ यजीद की फ़ौज में
हज़ारों सिपाही थे। ये जंग कभी बराबरी की थी ही नहीं। यजीद की सेना ने खाना पानी रोक रखा था। इमाम हुसैन और उनके साथी 3 दिन से प्यासे थे, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़े। सभी 72 लोग शहीद हुए। इमाम हुसैन के 6 महीने के छोटे बेटे अली असगर, उनके बड़े भाई के बेटे कासिम, उनके भाई अब्बास और परिवार के कई अन्य लोगों की जान गई। करबला का मैदान खून से रंग गया। यहीं से आया मुहर्रम का पैगाम कि हक और इंसाफ के लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे लड़ाई कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने यजीद के सामने झुकना कबूल नहीं किया। इसलिए मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गम और उसूलों पर टिके रहने का मौका है। शिया मुस्लिम जुलूस निकालते हैं, ताजिया बनाते हैं और मातम बनाते हैं, यानी अपने गम का इजहार करते हैं। सुन्नी मुसलमान भी आशुरा के दिन रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं। कुल मिलाकर मुहर्रम एक पवित्र मौका है, और जब इस पवित्र मौके पर हिंसा होती है, चोट लगती है उस दिन। अब देखते हैं कि 6 जुलाई के दिन मुहर्रम जुलूसों के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। मुहर्रम जुलूसों के दौरान बहराइच, कुशीनगर और लखीमपुर में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। बहराइच के नानपारा में लोग ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया धर्मगुरु अली खामेनेई के पोस्टर के साथ जुलूस निकाल रहे थे। आरोप है कि राजा बाजार चौकी इंचार्ज राम गोविंद ने धर्मगुरु के पोस्टर पर लाठी मारी, उन्हें आतंकवादी कहा। लोगों ने प्रदर्शन किया और दरोगा को तत्काल हटाने की मांग की। अफसरों ने समझाया, तब जाकर के लोग शांत हुए। कुशीनगर में जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस वालों ने किसी तरह भीड़ को हटाया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने शिव मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा फहराया, भड़काऊ गीत गाए और नारे लगाए। कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। मामला खड्डा थाना क्षेत्र के गुलहरिया का है। कुशीनगर के ही रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार बाजार में जुलूस के डीजे के गाने को लेकर के झगड़ा हो गया। इसमें 8 साल के अखलाक के सिर में चोट आई, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी में जुलूस के दौरान शारदा नगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम बवाल हो गया। आरोप है कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने एक घर में रंगीन पाउडर फेंका, जिसका विरोध करने पर पथराव किया गया। घर के अंदर मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है, पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से भी हिंसा की खबरें आई। कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा और तोड़फोड़ की। इंडिया टुडे से जुड़े विपुल राहुल की रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार के नया टोला इलाके में मौजूद महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी की गई। सड़क किनारे जुलूस देखने खड़े लोगों पर भी पथराव किया गया। आसपास खड़ी बाइक्स पर हमला कर दिया गया और तोड़फोड़ की गई। जानकारी मिलते ही कटिहार पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, जिसके बाद मौके पर स्थिति को सामान्य किया गया। मगर फिर घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर के कई इलाकों में आगजनी करनी शुरू कर दी, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति संभालने के लिए दूसरे ज़िलों की पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 24 घंटों के लिए इंटरनेट बंद करने का अनुरोध भी किया। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बाद में बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। मंदिर पर पत्थरबाजी को लेकर के डीआईजी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। कटिहार से करीब 300 किलोमीटर दूर हाजीपुर में भी यही बवाल हुआ। यहाँ से एक बस को आग लगाने की खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाजीपुर के पातेपुर बाली गांव में एक बस ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। जिनको टक्कर लगी वो ताजिया लेकर के चल रहे थे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। इसके बाद बवाल शुरू हुआ। पीड़ितों की ओर से कुछ लोगों ने गुस्से में आकर के बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि आग लगाने के पहले बस में सवार सभी यात्री उतर चुके थे, इसलिए इस आग से किसी को चोट लगने या हताहत होने की खबर नहीं है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जिले के एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचते ही जाँच शुरू कर दी थी। हिंसा की एक खबर गोपालगंज से भी आई। यहाँ पर जुलूस में शामिल हुए 2 अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच हिंसा हो गई। गोपालगंज के जंगलिया मोड़ पर यह हिंसा हुई। जुलूस के लिए अलग अलग इलाकों से अलग अलग धार्मिक समूह आए थे, ताजिया ले जाए जा रहे थे। 2 समूहों के बीच किसी बात को लेकर पहले तो कहासुनी होती है, मगर फिर बात बढ़ती है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को लाठी डंडे मारने लगे। मौके पर मौजूद एसडीपीओ ने तुरंत हालात को संभाला, जिसके बाद ये झड़प रुक गई। हालांकि इस घटना में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि मामले को दर्ज करके सख्त कार्रवाई
की जाएगी। बिहार के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश की। उज्जैन से हिंसा की एक बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5-6 जुलाई की दरमियानी रात उज्जैन में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। ये जुलूस उज्जैन की गीता कॉलोनी में मौजूद बड़े साहब के इमाम बाड़े से शुरू हुआ। इसका एक तय रूट था, लेकिन जुलूस में शामिल बेगम बाग इलाके का घोड़ा गलत जगह जाने के लिए मुड़ गया। अब्दालपुरा की ओर जहां जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। बेगम बाग वालों ने ये बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बैरिकेड गिरने से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने यह भी बताया है कि जिस आयोजक की तरफ से बैरिकेड तोड़े गए उसका रिकॉर्ड इसी तरह का है। उसने पिछले साल भी यही किया था। वहीं शहर की मुस्लिम कमेटी की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कड़ी निंदा की गई है। कहा गया कि ऐसी हरकतों से समाज की छवि को नुकसान पहुंचता है। किसी एक गुट की वजह से सारे समूह बदनाम होते हैं। हिंसा की खबरें मध्य प्रदेश के शाजापुर से भी आई। यहाँ एक ही समुदाय के 2 गुटों में झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा घटनाक्रम 6 जुलाई की देर रात का है। आज़ाद चौक इलाके के पास दुलदुल साहब का जुलूस पहुंचा। इस जुलूस को घुमाने के लिए एक शख्स ने मंच से अपशब्द कहे। दूसरे समूह ने आपत्ति जताई। आपत्ति गाली गलौज में बदली और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस की सतर्कता के चलते मामला कंट्रोल में आ गया। इधर झारखंड के पलामू जिले में निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। यहाँ के पाल्हे गांव में 6 जुलाई की शाम 2 समूहों के बीच झड़प हुई। झड़प में कम से कम 3 लोग घायल हुए। अभी तक झड़प की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि शांति भंग करने वालों की तलाश की जा रही है। घायल हुए लोगों की भी पहचान की जा रही है। कुछ खबरें राजस्थान से भी आई हैं जो मुहर्रम से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी थीं, लेकिन उन्हें लेकर के इलाके में सरगर्मी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक चूरू में मुहर्रम का जुलूस देख करके लौट रहे एक नाबालिग की पीट करके हत्या कर दी गई। उसकी पहचान 17 साल के शाहरुख के तौर पर हुई है। उसकी कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। करीब दर्जन भर लोगों ने उसे पीटा। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरह सीकर में जुलूस के दौरान 2 गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। कई लोग घायल हुए। पुलिस ने स्थिति संभाली। अलवर में जुलूस के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पीट दिया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मुहर्रम के जुलूस अक्सर सेंसिटिव होते हैं। कभी रास्ता, कभी टाइमिंग या किसी छोटी सी बात पर तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल है कि फिर हिंसा क्यों हुई? क्या पुलिस की तैयारियों में कमी थी या फिर वजह कुछ और है? हिंसा की इन वारदातों से इतर नज़र उन घटनाओं पर भी डालते हैं जो सकारात्मक घटनाएं हैं, जो उम्मीद देती हैं। 4 जुलाई के दिन जम्मू कश्मीर के बडगाम में मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा था। वहाँ कश्मीरी पंडितों ने स्टॉल्स लगाए, जुलूस में शामिल लोगों की खातिरदारी की। एक स्थानीय ने कहा कि हम सब एक हैं, दुख और प्यार में फ़र्क नहीं करते। इसी तरह के दृश्य देश के और भी हिस्सों में देखे गए हों। मैं उम्मीद है कि देश में इसी तरह की सद्भावना बनी रहे, बची रहे। इसी उम्मीद के साथ इस बड़ी खबर को विराम देते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब बात चीन से जुड़ी एक रिपोर्ट की करते हैं। बीते दिनों ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो लड़ाई सीधे पाकिस्तान से दिख रही थी। पीछे चीन था, ड्रोन तुर्की के थे, चुनौती कई मोर्चों पर थी। अब चीन की साजिश का जीता जागता सबूत आया है। अमेरिका से छपी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP की रिपोर्ट में AP का दावा है कि फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट उसके हाथ लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने दूतावासों के जरिए फ्रांस के रफाल फाइटर जेट्स की साख खराब करने की कोशिश की। चीन ने यह कार्रवाई भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सैन्य संघर्ष के बाद की थी। मकसद था रफाल की बिक्री रोकना और चीनी हथियारों को बढ़ावा देना। रिपोर्ट बताती है कि चीन के विदेशी दूतावासों में तैनात रक्षा अधिकारी रफाल की बिक्री को कमज़ोर करने में जुटे थे। चीन के इन अधिकारियों ने उन देशों को मनाने की कोशिश की जो पहले से रफाल खरीद चुके हैं। उन देशों से और जेट्स ना लेने की अपील की। इन देशों में सबसे प्रमुख नाम है इंडोनेशिया का, जिसने 42 रफाल ऑर्डर किए हैं और अभी और रफाल ऑर्डर करने पर मंथन करने में जुटा है। इसके अलावा इन देशों को चीनी विमान खरीदने के लिए उकसाए जाने की भी बात सामने आई है। रिपोर्ट में फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलाजर के हवाले से लिखा गया है कि भारत को 3 विमानों का नुकसान हुआ, एक रफाल, एक रूसी सुखोई और एक पुराना फ्रांसीसी मिराज 2000। भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग में विमान के नुकसान की बात स्वीकारी है, लेकिन आंकड़ों को अभी नहीं बताया है। रिपोर्ट की माने तो युद्ध के मैदान में ये रफाल का पहला नुकसान था। रफाल को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि ये फ्रांस की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। इसे बदनाम करके चीन फ्रांस की विश्वसनीयता और रक्षा उद्योग को नुकसान पहुंचाना चाहता था।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने रफाल के खिलाफ झूठी खबरें फैलाईं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, नकली तस्वीरें, एआई से बने वीडियो और वीडियो गेम्स के सीन दिखा करके रफाल को कमज़ोर बताया गया। भारत पाकिस्तान जंग शुरू होते ही 1000 से ज़्यादा नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बने जो चीनी हथियारों की तारीफ कर रहे थे। हालांकि फ्रांस ने यह भी कहा है कि इस ऑनलाइन कैंपेन को सीधे चीनी सरकार से जोड़ने के पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन फ्रेंच इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन की एम्बेसीज के डिफेंस अटैचे अलग अलग देशों के सुरक्षा अधिकारियों से मिलकर यही नैरेटिव फैलाते रहे कि रफाल कमज़ोर है और चीन के फाइटर जेट्स बेहतर हैं। इन डेवलपमेंट पर चीन का भी पक्ष आया, उसने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। रिपोर्ट में चीन के रक्षा मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि ये दावे बिल्कुल बेबुनियाद और बदनाम करने वाले हैं। चीन हमेशा हथियारों के निर्यात में जिम्मेदार रहा है और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए काम करता रहा है। बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं। अब आज के दिन की सुर्खियों की ओर चलते हैं। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे संदेशों का सिलसिला थम नहीं रहा है। विद्वानों में मतभेद है कि वो सीज़फायर के दावे ज़्यादा कर रहे हैं या धमकियों की सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। शुक्र है कि धमकियों की सप्लाई पर टैरिफ नहीं लगता। इस बार धमकी मिली है ब्रिक्स देशों को। कहा है कि अगर कोई देश अमेरिका के हितों के खिलाफ ब्रिक्स की नीतियों का समर्थन करेगा तो उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स बेसिकली 5 देशों का संगठन है। ये 5 देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गए हैं और अब ये ब्रिक्स प्लस कहलाता है। ये वो देश हैं जहां दुनिया की आधी आबादी बसती है और ये संगठन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के दबदबे को चुनौती देता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय पे आया है जब ब्राज़ील में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के प्रधानमंत्री प्रीमियर ली केक्यांग भी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन ब्रिक्स देशों ने कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा शामिल है, लेकिन इनमें 2 बातें ऐसी हुई जिसके केंद्र में अमेरिका है। पहला, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों ने एक बयान में अमेरिकी टैरिफ को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। दूसरा, ईरान पर हुए अमेरिका इजराइल के सैन्य हमलों की निंदा की। उधर सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप के जीवन का एक ही मकसद है, अपने मादरे वतन को महान बनाना। इसी कड़ी में ट्रंप ने कई देशों से आयात पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। ट्रंप को लगता है कि ऐसा करने से अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। अप्रैल में उन्होंने कई देशों पर नए टैक्स लगाए। इस फैसले की आलोचना हुई तो ट्रंप ने फैसला वापस ले लिया और 90 दिन का समय दिया। अभी 90 दिन 9 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो सोमवार को 10-15 देशों को पत्र भेजेंगे जिसमें टैरिफ की नई दरें बताई जाएंगी। अब बात एक और प्रमाण की जो भारत अनगिनत बार दे चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है, उसकी ज़मीन पर आतंकवाद फलता और फूलता है। एनआईए की हिरासत में बंद तहव्वुर राणा ने जो कहा है फिर वही बात साबित हो गई है। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उससे पूछताछ की। इंडिया टुडे के दिव्येश सिंह ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तहव्वुर राणा ने पूछताछ में खुद कई बातें स्वीकारी, जैसे वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था, हमले के वक्त मुंबई में था। उसके दोस्त और हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के साथ कई ट्रेनिंग सेशन किए। रिपोर्ट के मुताबिक तहव्वुर राणा ने कहा कि लश्कर मुख्य रूप से एक जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता था। साथ ही राणा को लगता है कि 26/11 हमले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से किए गए थे। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर के भारत में प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करेगा। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत कुछ बुनियादी कानूनी चीज़ों में सहयोग नहीं करता, जैसे सबूत देना, भारतीय गवाहों का कोर्ट में आना और आरोपों का सामना करना। अगर भारत इसमें सहयोग करे तो ऐसे लोगों को भारत को सौंपने में कोई रुकावट नहीं होगी। हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों पर भारत में बड़े आतंकी हमले कराने के आरोप हैं। दोनों की लोकेशन को लेकर के बिलावल से सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है और मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा है। लेकिन बिलावल भुट्टो के इस बयान की आलोचना पाकिस्तान में हो रही है। इमरान खान की पार्टी ने बिलावल को इमेच्योर राजनेता कहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इस पर तलहा, हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का बयान आया। उसने कहा कि बिलावल को पाकिस्तानियों के प्रत्यर्पण की बात नहीं करनी चाहिए थी। तलहा का कहना है कि बिलावल का बयान पाकिस्तान की नीति, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ है और वो इसकी कड़ी निंदा करता है।
सेलेबी नाम की कंपनी आपको याद तो होगी, तुर्की की एविएशन से जुड़ी कंपनी इस साल मई में तब चर्चा में आई थी जब केंद्र सरकार ने इसे मिला सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दिया था। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने 7 जुलाई को इसकी याचिका खारिज कर दी। सिक्योरिटी क्लियरेंस हटने से पहले कंपनी भारत के 9 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं दे रही थी, माने फ्लाइट ऑपरेशंस, पैसेंजर सर्विसेज, कार्गो हैंडलिंग इत्यादि। अपनी याचिका में कंपनी ने कहा था कि उसे कोई वाजिब कारण नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस मिला। इधर केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से लाइसेंस हटाया जा रहा है, और जब लाइसेंस हटाया गया था तब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत बढ़ी हुई थी। तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में था। वहाँ के राष्ट्रपति पाकिस्तान को भाई तो बता ही रहे थे, साथ ही तुर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान को भेजे जा रहे थे जिनका इस्तेमाल भारत पर हमलों के लिए किया जा रहा था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।